मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम हुआ है 23 अगस्त यानी कि आज का शिफ्ट 1, उसकी जो जीएस का सेक्शन था यानी जनरल स्टडीज़ का सेक्शन था वो इतना हाई लेवल का, इतने अच्छे लेवल का कर दिया गया था कि अच्छे अच्छे लोगों को भी 20-20 नंबर लाने में भी दिक्कत हो रहे थे। तो आने वाली शिफ्ट में भी इसी के आधार पर ही क्वेश्चंस रहेंगे या इसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, या हो सकता है ये इससे कुछ आगे क्वेश्चंस रहें, इसी के आजू बाजू क्वेश्चंस रहेंगे। तो कंप्लीट पूरे पेपर का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। जीके सच में बहुत ही टफ लेवल का, बहुत ही अच्छे लेवल का है, टफ लेवल का नहीं बोला जा सकता, बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो चलिए लेकर के चलते हैं सीधे आपको क्वेश्चन पेपर पर। ये देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन पेपर। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखना शुरू कर दीजिए। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, लेकिन ये सब डुएबल थे। मेन जो दिक्कत हुआ है वो जीएस में आया है। जीएस एक अच्छे खासे लेवल का आया था और उसमें बहुत बड़े धुरंधरों के भी 20-20 अटेम्प्ट से कम है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत बहुत लोगों के भी 20-25 अटेम्प्ट जिसके भी हैं, बहुत अच्छी बात है उसका। देखिए जीएस का सेक्शन यहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 113 से जीएस जीके का। तो पहला बुक पूछा गया है, वो भी बुक जो पूछा गया है उसका राइटर इंडियन नहीं है, इतना बात पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। द स्कारलेट लेटर करके एक बुक है, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी। क्या हुआ था, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी। तो इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं नाथानियल हॉथरोन। ये कहाँ के हैं, ये यूएसए के हैं। तो यानी कि इससे एक बात तो डिसाइड हो गई कि बुक्स में फॉरेन बुक्स का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्ट्रीक्स नामक सुविधा स्टार्ट की है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब कि 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो और देखिए इसमें पूछा गया है कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ अ फीचर कॉल्ड स्ट्रीक्स। स्ट्रीक्स फीचर्स किस में आया, तो इंस्टाग्राम में आया नहीं है, ट्विटर में आया नहीं है, फेसबुक में आया नहीं है, ये कहाँ पर आया है, स्नैपचैट में स्ट्रीक्स नामक फीचर आया है। तो अगर किसी भी नए प्लेटफॉर्म में कोई नया फीचर ऐड ऑन हुआ है तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ट्विटर रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ट्विटर का नया नाम क्या है, ट्विटर के ओनर कौन है। इसके अलावा पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है, तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम। अब जितने भी राजवंश थे उन सारे राजवंशों की राजधानियों को रिपीट कर लीजिएगा, राजधानी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो एफएसबी, या देखिए कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड का काम क्या है, मतलब करता क्या है, तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड बता दूं कि तो दुनिया में आपस में व्यापार हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है, इन सब के ऊपर प्रबंधन करता है। तो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, ने डेवलपिंग कंट्रीज से नहीं लेना देना होता है। इट मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इट्स मैनेज कंट्री, नहीं। इट रेगुलेट्स इंटरेस्ट रेट ऑफ सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड। इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये यही इंश्योर करने का काम करता है। हो सकता है कुछ ऑप्शंस में वैरी हो, लेकिन मैक्सिमम आंसर्स जो है इसी के अनुसार है, क्योंकि ये सब कुछ रेगुलेट करता है और ये कहीं से भी एक्सचेंज में कैसे भी मुद्रा प्रबंधन नहीं करेगा, वो आपको बस नियम्स बताएगा ये। तो इसमें सबसे सटीक आंसर यही लग रहा है। जीएसटी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं, भर भर के आए हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऑप्शन 1 दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में जाती है। अब देखिए लाइन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन जाती है, इंडिया चाइना के बीच में कौन सी लाइन जाती है, तो यह आप सबको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा भी डूरंड रेखा किसके बीच में जाती है, ये सारी चीज़ें, मैकमोहन हो गई, जितनी भी रेखाएं हैं कम से कम 5-6 तो रट के जाइएगा। तो ये जो था निम्नलिखित में से कौन फ्रांस और जर्मनी के बीच में जाती है, तो ये सिगफ्रिड लाइन है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में जाती है। विश्व व्यापार महानिदेशालय, डीजीएफटी जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह जो आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके कौन है मंत्री, जरा बताइए, आप किसका मंत्री पूछ सकता है, तो पीयूष गोयल जी इस समय इसके मंत्री हैं। कौन, पीयूष गोयल। तो जिससे भी सवाल आए हैं, मंत्री से भी एक सवाल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो परमाणु ऊर्जा रिलेटेड एक सवाल आया है। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम। तो पता ही है आपको यूरेनियम बहुत जरूरी है। अब परमाणु ऊर्जा से सवाल आया है तो जान जाइए उत्तर प्रदेश से है, तो नरौरा का भी पूछ सकता है। नरौरा क्या है, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश का, ये नरौरा में है। तो अब देखिए नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि नोएडा कोई जिला है या नोएडा शहर है, क्या है, बस नोएडा सुनते रहते हैं। तो नोएडा आता है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत, नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड और सवाल क्या बन सकते हैं, जो नए नए शहरों के नामांकन हुए हैं, जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया है, फैजाबाद को अयोध्या किया गया है, ऐसे ऐसे कई सारे जिलों के नाम बदले जा रहे हैं। वो रानी कमलापति स्टेशन किया गया है मध्य प्रदेश, मानिए कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आएंगे, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व डाक दिवस, देश से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है।
इसके अलावा 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख था। सिंपल पूछ लेता है गृह मंत्री कौन है 2024 तक, जून 2024 तक, तो आप लोग आसानी से बता लेते, लेकिन इसने थोड़ा सा घुमाया है। अब यहाँ पर आंसर ऑप्शन दिया है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नित्यानंद राय और अमित शाह। तो पता है गृह मंत्रालय किसके पास है, ये अमित शाह के पास है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885। अब यहाँ से रिलेटेड और अगर शिफ्ट में क्वेश्चन बने तो किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। अब इसके अलावा एक सवाल और अब नया बन सकता है कि अब यहाँ पर ये पूछ लिया तो हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछ ले बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी, 1980 में। तो इसका आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में, बीजेपी पूछ ले तो 1980। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, यानी भारत का फर्स्ट एयरपोर्ट, तो ये आप लोग जान जाइए बॉम्बे मुंबई में जुहू के पास में भारत का पहला हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर मुंबई बॉम्बे। अब पूछा जा रहा है जीएसटी रिलेटेड सवाल आया है कि जीएसटी के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, यानी सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स, सर्विसेज पर जो जीएसटी लगता है। तो जीएसटी देखिए दो तरह का पड़ता है, सर्विसेज पूछ चुका है, गुड्स हो सकता है पूछ ले। तो सर्विसेज का आंसर है 20 लाख। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तब इसमें जी वाला जो बचा है, गुड्स बचा है, तो इसको भी देख लीजिए, ये 40 लाख पर लगता है। ये कितने पर लगता है, 40 लाख पर। तो सर्विस टैक्स हो गया 20 लाख पर और गुड्स जो है वो 40 लाख पर लगता है। इसके अलावा किसी भी में डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खातों की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए किया जाता है। अब देखिए क्या है, इमेज फिशिंग है, कैट फिशिंग है, वीपीएन है या स्मिशिंग है। तो इमेज फिशिंग भी होता है, कैट फिशिंग भी, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इमेज फिशिंग ही एक तरीके की, क्योंकि छवियों का उपयोग किया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते थे। क्रोएशिया की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी, डुब्रोनोविक या जागरेब या एम्बर्स्टन। तो जागरेब जो है वो क्रोएशिया की राजधानी है। अब क्रोएशिया रिलेटेड भी सवाल बन सकते हैं। क्रोएशिया भी लेटेस्ट कंट्री है यूरो को अपनाने वाली लेटेस्ट कंट्री है क्रोएशिया, यानी कि उसके मुद्रा जो है वो यूरो हो गई है। अब ये सवाल तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों को महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये तो आप लोग बता ले जाएंगे, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। तो आतंकवादी संगठनों को क्यों करेगा, यह अन्य देशों के साथ संबंधों से क्या लेना देना, यह अधिकारियों को संभावित खतरे को तेजी से पहचानने की सहायता करता है। आतंकवाद को वो क्यों हेल्प करेगा और उसको क्या मतलब है, किसके बीच में संबंध कैसे हैं किस देश के। अभी भारत के पड़ोसियों से भी पूछा जा रहा है सवाल, थंडर ड्रैगन की भूमि कौन है, भूटान। कौन, भूटान थंडर ड्रैगन की भूमि है। अब बांग्लादेश से भी सवाल आ सकता है कि बांग्लादेश के पीएम कौन बने हैं, नाम बताइए। बांग्लादेश में कौन सी पीएम वहाँ से फरार हुई हैं, उनका नाम बताइए। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको पता हैं तो आप यूज ही करते होंगे, लेकिन यहाँ पर इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर और फेसबुक दिया है। तो इंस्टाग्राम तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी ट्विटर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये गूगल जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। गूगल पे आप अपनी आईडी नहीं बना सकते, आप अपना ब्लॉग्स अलग अलग प्रस्तुत कर सकते हैं वहाँ से डिफरेंट माध्यम से, लेकिन अब गूगल पे आप जैसे फेसबुक का यूज करते हैं या इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं रोज कुछ ना कुछ, तो गूगल पे नहीं कर सकते। तो गूगल इज अ सर्च इंजन, गूगल इज नॉट एन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो देख रहे हैं सोशल मीडिया रिलेटेड भी सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, सच बता रहा हूँ मैं तो, लेकिन इसका आंसर जो हो सकता है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर नहीं ढूंढने पर मिला है, बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन इन 1946। 1946 के डीमोनेटाइजेशन के दौरान कौन थे गवर्नर तो उस समय गवर्नर थे सीडी देशमुख जी या डी सुब्बाराव जी, शशिकांत दास या उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या उर्जित पटेल। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। इससे रिलेटेड और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे कि जब 2000 अभी हाल फिलहाल में नोटबंदी हुई थी 2018 के बाद में, तो उस समय कौन गवर्नर था, तो उस समय थे आर उर्जित पटेल जी। अभी 2000 के नोटों को भी वापस लिया गया। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर कौन है, जरा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे चिंतामनन, यानी कि इनको सीडी देशमुख बोला जाता था। ये थे उस समय के आरबीआई गवर्नर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग, अभी हाल फिलहाल में जो नोटबंदी 2018 में हुई थी उसमें उर्जित पटेल जी हुए थे। अब इसमें आप लोग ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि उर्जित पटेल तो हाल फिलहाल का नाम थे, शक्तिकांत दास जी भी हाल फिलहाल के नाम थे, बचे दो। अब इन दोनों में से थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सी डी देशमुख जी जो थे वो आरबीआई गवर्नर थे 1946 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों से संबंधित है, सीधे सीधे इसका मतलब है डीपीएसपी। डीपीएसपी पूछ रहा है कौन सा भाग से रिलेटेड है। तो डीपीएसपी तो आप लोगों को पता होगा कि कौन से भाग से रिलेटेड है। तो डीपीएसपी जो है भाग 4 से रिलेटेड है। अब इसमें आर्टिकल जो आते हैं, हो सकता है अगर मैं पूछ ले आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे, 36 से 51 आर्टिकल तक है। भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 to 51। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आर्टिकल पूछ सकता है कि 36 से 51 तक वाला याद रखिएगा कि डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित 36 से 51 आर्टिकल है। पुस्तक फिर एक पूछा, एक लाइफ मिसपेंट करके कोई बुक है, वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है ए लाइफ मिसपेंट। इसके अलावा इसमें ऑप्शन भी बहुत अच्छे से दिया है, हो सकता है आप लोग इंग्लिश सोच के जवाहरलाल नेहरू लगा दिए हों। आसमान का नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो कोई भी आसमान में जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वही उसके नीलेपन का कारण है। अब अगली बार हो सकता है हीरे के अंदर पूछ ले या सोने का चमकना पूछ ले, तो ये सब पूछ सकता है। अभी हाल फिलहाल में रमन सुब्बा राव जी, इनका निधन हुआ है, ये बहुत चर्चित थे, हाल फिलहाल में इनका बहुत मीडिया में चल रहा था। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, रमन सुब्बा राव जी। ऐसे ऐसे नाम पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। एनएचआरसी का फुल फॉर्म, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसमें आगे इंडिया इंडिया सब में लगा है, वो फिर फंसाने के लिए दिया है। एनएचआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ देख लीजिएगा, नेशनल है ये न्यूट्रल है, तो आप लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वही एनएचआरसी का फुल फॉर्म है। कौन है इस समय इसकी चीफ, बताइए आप लोग। 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1985 को घोषित किया गया था। अब ये देखिए सवाल पूछा है, अनुसंधान विधियों उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो ये जो भी देखिए मात्रात्मक चीज़ें होंगी, एक्शन, ये सब चीज़ें अलग अलग है, लेकिन अब मिक्स्ड रिसर्च जो रहेगी वही आगे के रिलेटेड क्वेश्चंस को जनरेट करेगी। तो इसका आंसर मिक्स्ड हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, जिसमें नहीं रहूँगा उसमें मैं बोल दूंगा। BRI का फुल फॉर्म क्या है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना बेसिकली इसको बना रहा है। कहाँ से कहाँ तक? चाइना से पूरा पाकिस्तान कवर करके साउथ, बेसिकली वो बाईपास करना चाहता है इंडिया को, हमारे वहाँ POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में से भी होकर के जा रहा है। अब देखिए, ट्राइज टू ट्रिक स्पेसिफिक इंडिविजुअल इनटू जियोपोराडिजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वह काम करता है। अब अपने लिए काम करोगे, दूसरे के लिए मतलब उस संगठन से ही रिलेटेड कुछ अलग कर दोगे तो साइबर स्टॉकिंग नहीं होता, ये अलग चीज़ होता है। इसमें आप लोग समझिए ऑप्शन एलिमिनेट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब इसके अलावा स्नीकिंग भी नहीं होता है। स्पीयर फिशिंग जो है इसकी मोस्ट प्रोबेबली आंसर बन रहा है, हो सकता है ए भी हो जाए, लेकिन स्पीयर फिशिंग ये मोस्ट प्रोबेबली इज द राइट आंसर। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति जो है तो ये जुलाई 2000 में लॉन्च की गई थी, 2000 में पहली बार लाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति, पहली बार। अब देख लीजिए, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी कि किस साल, मतलब पूछा गया है कि द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज रिप्लेस्ड विद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। किस साल जिसको रिप्लेस किया गया था? ह्यूमन राइट कमीशन को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, ये साल पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जरूर समझ गए होंगे कि यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को चेंज करके बना दिया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। कब बनाया गया? तो ये 2006 में बनाया गया। जो डेटाबेस क्वेश्चन है इसमें नहीं आपको दिक्कत होगी, लेकिन जो एक आध क्वेश्चन फंसने वाले हैं उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अब 37 क्वेश्चन में अराउंड 35 क्वेश्चन के करीब मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। जो मैं 2 क्वेश्चन में मुझे नहीं कन्फर्म है तो मैंने आपको बोल दिया है। तो इसका आंसर तो समझ ही गए होंगे, 2006 में एक काउंसिल यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस किया गया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के तहत। अफ्रीका को आर पार दौड़ लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये रस कुक थे। रस कुक जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका को दौड़कर आर पार दौड़ लगा दी थी।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो एक ही ऐसा देश है जो चोरी करने की आदत है, वो है पाकिस्तान। उसके खिलाफ ही कार्रवाई करने की मांग की गई है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वर्ली पेंटिंग्स आप लोग सुने होंगे, ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र इसके लिए जाना जाता है। चिकनकारी कहाँ पर होती है? तो चिकनकारी होती है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब इससे रिलेटेड आपको हो सकता है बनारस का भी पूछ ले, तो हो सकता है कई कई शहरों की यूपी से रिलेटेड सवाल बनेंगे, लेकिन चिकनकारी जो है वो लखनऊ की वर्ल्ड फेमस है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? जो महासागर अम्लीकरण है उसका उसका एसिडिफिकेशन हो जा रहा है ओशन का, उसका मेन कारण क्या है? तो तेल का रिसाव भी हो सकता है, समुद्री जल द्वारा CO2 का अब्जॉर्बेशन ऑफ CO2 बाई सी वाटर, तेल का रिसाव यानी ऑयल स्पिल्स, या ओवर फिशिंग, या इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर। अम्लीकरण जो हो रहा है वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो रहा है, इसका भी मैं 90% श्योर हूँ। तो मैंने आपको टोटल 37 क्वेश्चन GS के करा दिए हैं, जिसमें आपको 34 का 100% आंसर जो बताया है वो सही है, और 3 में कन्फ्यूजन है वो मैंने आपको बता दिया है। वो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद लगा होगा। पूरे वीडियो और भी क्वेश्चंस का सोल्यूशन आएगा, आपको इसी चैनल पर बने रहना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।